Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Today our topic for general surgery is cyst, sinus, fistula and wound. मुझे व्हाट्सएप के ऊपर इसकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट इसी चैप्टर की आई। सॉरी अगर मेरी आवाज़ आज चेंज है, तो रात को मैं असल में एक आउटडोर शादी थी वहाँ पे चला गया और सर्दी बहुत ज़्यादा थी और शायद मुझे सर्दी लग गई है, क्या हो गया। लेकिन जो भी है चले, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जितना मेरा बेस्ट होगा मैं दूँगा। सिस्ट की हमने टाइप्स पढ़नी है। ट्रू सिस्ट है एंड फॉल्स सिस्ट है। अब फॉल्स सिस्ट में हमारे पास सूडो सिस्ट आ जाता है, ठीक है। इन दोनों की टाइप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। कंजेनिटल होती हैं, एक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। अब कंजेनिटल के अंदर ये पॉलीसिस्टिक आपने किडनी के अंदर देखा होगा, एक्टोपिक कुछ होती हैं, कोई वेस्टिजियल रेमिनेट्स जो एम्ब्रियो के वक्त जो है ना, जिस तरह ब्रेकियल सिस्ट हो गया या थायरोग्लासल सिस्ट हो गया, वो इसके अंदर आ जाएंगी। हेमाटोमिएटिस मतलब सिस्टिक हाइग्रोमास आपने देखा होगा कि वो एक वेसल सी आपको मिलती हैं बहुत। बाकी जो एक्वायर्ड है बाद में पैदाइश के बाद जो आती हैं वो रिटेंशन सिस्ट आ जाती हैं, जिसके अंदर म्यूकस जो माउथ के अंदर रह जाता है वो। इम्प्लांटेशन सिस्ट पैरासिटिक में अगर लीवर के ऊपर हो, हाइड्रेटिव फार्म से जिसके अंदर अकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस आई थिंक, अगर पैरासाइट अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, तो वो लीवर के ऊपर जाके ना, मैंने कहा था हड हराम लीवर होता है, हाइड्रेटेड सिस्ट बना देता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन के अंदर फिर हमें एक डर्माइट सिस्ट है। इतना इंपॉर्टेंट है ये कि अगर किसी को ये नहीं आता मेरा पुत्र, वो छुट्टी करेगा। कंजेनिटल इम्प्लांटेशन ट्रेटोमिटिस और ट्यूब एम्ब्रियोनिक बताता हूँ क्या होता है, परेशान नहीं होना। उसके बाद सिबेशियस सिस्ट है, ठीक है। तो मेजर हमने जो है ना वो डर्माइड सिस्ट और सिबेशियस सिस्ट के ऊपर हमारा फोकस यही रहेगा, ठीक है। बाकी कुछ साइनसिस होते हैं जिसके अंदर पाइलोनाइडल साइनसिस। सिनेरियो एक ही आता है इसका कि जीप ड्राइवर है, वो लंबी लंबी जो है ना वो ड्राइविंग करता है पहाड़ों के अंदर, और अपने वो जो है ना वो एनल एरिया के बाल रिमूव नहीं करता। तो जितने भी लोग हो अपने एनल के एरिया के बाल अच्छे से रिमूव किया करो, क्योंकि लॉन्ग ड्राइविंग के अंदर वो उसको वहीं पे गर्मी में पसीना आता रहता है और बटक्स के अंदर जो है ना वो बाल टूटते हैं और वहाँ पे वो पसीने के साथ एक अजीब सी खिंचमिच बज जाती है और वही उसकी जो है ना वो एनस के अंदर जो है ना कोई एक सुराख निकाल देंगे और वो पाइलोनाइडल साइनस क्या होता है सारा बताता हूँ, परेशान नहीं होना। फिर फिस्चुला, इंटेरोकुटेनियस और आर्टीरोवीनस फिस्चुला। फिस्चुला बेसिकली क्या है, साइनस और फिस्चुला में फ़र्क आपको एक पता होना चाहिए, ठीक है। साइनस एक बंद गली है, फिस्चुला दोनों तरफ से ओपन होती है, ठीक है। जिस तरह लाहौर की कुछ ऐसी गलियां हैं जो एक तरफ से जाती है, जिसे मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कहा ना कि सिर्फ दरमियान में नकाह की जगह बचती है, तो यही है कि बंदा सीधा जाता जाता, अंदरून लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, जाता 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 आगे जाके पता चलता है ये गली ही बंद है। तो ये हमें साइनस है। फिस्चुला में क्या है, पतली सी ब्रीक सी गलियाँ जिस तरह अंदरून लाहौर की हैं, और अगर इनके दरमियान इधर से एक मर्द आ रहा हो, एक इधर से औरत आ रही है, तो दरमियान में सिर्फ नकाह की गुंजाइश बचती है। तो वही बात है कि फिस्चुला में बिल्कुल पतली सी गली होती है, लेकिन वो दोनों तरफ से अल्लाह के फजल करम से खुली होती है। बाकी वाउंड, टाइडी बाउंड, अनटाइडी बाउंड, ये हम आई आल्सो रिमेंबर्ड कि हमारे सेंडअप के अंदर वाउंड का क्वेश्चन आया था और अमाउंट ऑफ कंटेमिनेशन के ऊपर आया था। क्लीन क्लीन कंटामिनेटेड और हमारे पास डर्टी बाउंड होता है। और मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा हिल गया था मेरा, क्योंकि इसकी टाइप से मुझे जो है ना वो थोड़ी सी एक आध भूल गई थी, इसमें से मुझे भी याद है। फिर वो मैंने किसी से पूछी थी सॉरी। एक्यूट बाउंड हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। अब कितने हफ्ते में एक्यूट होता है, कितने हफ्ते में क्रोनिक, छक्के मारने हैं आप इसे। लास्ट पे हमारे पास फेजेस ऑफ वाउंड है, इन्फ्लामेटरी, प्रोलिफरेटिव और मैचुरेशनल। टाइप्स ऑफ हीलिंग, प्राइमरी क्लोजर, सेकेंडरी और टर्शियरी क्लोजर। और फैक्टर इनहेबिटिंग जो वाउंड की हीलिंग को इनहेबिट करती है, इसके लिए एक बड़ा अच्छा निमोनिक है। लास्ट में हमारे पास क्रोनिक लेग अल्सर, जिसके अंदर आर्टीरियल अल्सर है, वीनस है, न्यूरोपैथिक। आपने डायबिटिक फुट एक नाम सुना होगा, अल्सर बनती हैं। फिर इसके अंदर दो थ्योरी हैं, फिब्रिन कफ थ्योरी है और वाइट सेल थ्योरी है। क्या होती हैं सारे बताता हूँ, वीडियो से जुड़े रहें। अगर किसी ने अभी तक चैनल को जो है ना वो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा पुत्र लाइक कर लो, ठीक है। जितना बंदा इन चीज़ को आता है ना वो आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। इतना इंशाल्लाह करवा दूँ। अगर किसी ने कुछ भी नहीं ना पढ़ा तो मुझ जैसे नालायक की वीडियो सुन के ना वो इतना कर लेगा कि उसका एग्ज़ाम अच्छे से पास हो जाए इंशाल्लाह, ठीक है। अब सिस्ट बेसिकली होता क्या, सबसे पहले तो मैं सिस्ट को देखता हूँ। ये एक यूँ कह लें कि फ्लूइड फिल्ड सैक है, ठीक है, जो कि हमारे एक कैविटी की तरह एक सैक है, ठीक है। तो यूँ कर लो एक फ्लूइड फिल्ड सैक है और जिसके अंदर हमारे पास क्या होगी, एंडोथीलियम या एपिथीलियम। यार स्टैंड तुम तो फोकस रहो, ठीक है। या तो इसके अंदर एंडोथीलियम होगी या एपिथीलियम होगी और इसके अंदर फ्लूइड सारा पानी हो पानी होगा। सही है ना, देखा ऐसे मैं पानी पानी होगी, तो ये इसके अंदर भी सारा पानी होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सिस्ट। अब ट्रू सिस्ट कब होती है, एक हमें सैक मिला है, ठीक है, हमने उसको देखा और उसके अंदर प्रॉपर तौर पे फ्लूइड था और हमें आपको जो है ना यूं करके लाइनिंग मिल गई, ठीक है।
वो हो सकती है, वो एपिथीलियम भी हो सकती है, वो हो सकती है एंडोथीलियम भी, ठीक है। तो ये ट्रू सिस्ट है। लेकिन अगर हमें वही फ्लूइड फिल्ड सैक मिला है लेकिन उसके अंदर ट्रू एपिथीलियम है ही नहीं, सिंपल ये एक इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। इस ये कहते हैं कि हम इसने वॉलिंग ऑफ हुई हुई है फ्लूइड की बाय फाइब्रस कैप्सूल ओनली, ठीक है। तो सिर्फ आपको फाइब्रस कैप्सूल मिल रहा है, ना आपको इसके अंदर एपिथेलियम मिल रही है या ना ही आपको एंडोथेलियम मिल रही है। तो इसके अंदर हमारे पास ये होता है, ठीक है। ये हमारे पास जिस तरह पेंक्रियाटिक सूडोसिस्ट होगी या सिस्टिक डिजनरेशन ऑफ द ट्यूमर हो गया, उसके अंदर हमारे पास तो ये सूडोसिस्ट की कभी अगर टाइप पूछ ले तो हमारे पास कौन सी होती है, पेंक्रियाटिक सूडोसिस्ट हो सकती है, या फिर हमारे पास कौन सी हो सकती है, सिस्टिक डिजनरेशन ऑफ द ट्यूमर। तो किसी भी ट्यूमर की डिजनरेशन के बाद जो चीज़ बनती है वो हमारे पास सिस्ट ही बनती है, लेकिन वो फॉल्स सिस्ट होती है, ट्रू नहीं होती, ना उसके अंदर एपिथेलियम होता है ना एंडोथेलियम। और जो आपका जिगर तो लिवर को कहते हैं ना, लबलबा पेंक्रियाज, ठीक है, जो इंसुलिन बना रहा है वो उसके ऊपर जो सिस्ट है वो ही हमारे पास सूडोसिस्ट होती है। ये बात होगी। अब हमारे पास है जी क्लासिफिकेशन। कॉन्जेनिटल अक्वायर्ड बताओगे सबसे पहले आप, ठीक है। कॉन्जेनिटल के अंदर आपने बताया परसिस्टेंस ऑफ दी वेस्टिजियल रेमनेंट्स, जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन से आएंगे। मैंने ऑलरेडी बताया कि आपका जो थायरोग्लॉसल सिस्ट है वो एक बता देना, या फिर ब्रेकियल सिस्ट जो है ना वो आप बता देना। एक्टोपिक के अंदर हमारे पास क्या होता है, डर्माइड सिस्ट या एपिडर्माइड सिस्ट, इसके अंदर दोनों आ जाएंगे। इसके अंदर डर्माइड भी हो सकता है या फिर हमारे पास एपिडर्माइड भी। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ये हमारे पास मोस्टली फेलियर ऑफ कनेक्शन ऑफ ट्यूबुलर एलिमेंट्स जो है इनके अंदर मतलब हेमाटोमिएटिस, हरामजादी मतलब सिस्टिक हाइग्रोमास आपने देखे होंगे वेसल्स के, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास होता है ये सर। एक्वायर्ड में रिटेंशन सिस्ट है, रिटेंशन सिस्ट की आप टाइप बता दो कि माउथ के अंदर जो म्यूकस कंटेनिंग सिस्ट है ना वो रिटेंशन सिस्ट है। इम्प्लांटेशन के अंदर हमारे पास जो है ना वो डर्माइड सिस्ट आ जाती हैं। और पैरासिटिक के अंदर हमारे पास क्या होती है, हेडेटेड सिस्ट, जो कि लीवर के अंदर हमारे पास होती है। तो पेंक्रियाज वाली सूडोसिस्ट है और ये पैरासिटिक वाली हेडेटेड सिस्ट जो है ना वो हमारे पास लीवर की हो जाती है। इसके अलावा एक और उसने कही कि डीजनरेटिव भी हमारे पास इसकी एक टाइप अगर आप ऐड करना चाहें तो कारीजेबल के, ठीक है। डीजनरेटिव के अंदर हमारे पास क्या होता है, यूट्राइन लियोमायोमास जो होती है ना, ठीक है, यूट्रस के अंदर जो फीमेल में सिर्फ ये होंगे, ठीक है। तो लियोमायोमास जो है ना वो इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि इसकी जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन क्या है, पड़ी रहे सिस्ट क्यों नहीं, हम क्यों रिमूव करें। मेरी जान, इसकी वजह से एक तो इन्फेक्शन होगा, हेमरेज होगा, अगर ये ट्रोजन कर जाए, ऑब्स्ट्रक्शन कर जाए, कैल्सिफिकेशन कर जाए तो बड़ा नुकसानदेह है, ठीक है। तो ये अब ये खुद भी लिख सकते हो। अब ट्रीटमेंट क्या है, हमने डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर, साइट के ऊपर और सिम्टम्स के ऊपर। अगर साइज़ छोटा है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अगर बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ फिर हम क्या करते हैं, अगर ये सिस्ट है तो इसकी हमने होल वाल जो है ना सिस्ट की अलॉन्ग विद इट्स इंटायर वाल, सिस्ट को और इसकी पूरी वाल को जो है ना वो हमने एक्सीजन कर देनी होती है। एक्सीजन बायोप्सी हमने देखा है ना, तो वहीं से एक्साइज कर दो चुप करके, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है ना वो हमारे पास आते हैं डर्माइड सिस्ट, ठीक है। पहले मैं यहीं से बताता हूँ फिर आपको बुक के ऊपर लेके जाऊँगा। डर्माइड सिस्ट में हमारे पास जो है ना वो इम्पोर्टेंट आपको कह लें कि जिस तरह हमारे पास आता है ना टेराटोमा, ठीक है। यूँ कह लें कि इसके अंदर हमारे पास जस्ट लाइक आ टेराटोमा है। टेराटोमा में क्या होता है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास होती हैं क्या चीज़, तीनों लेयर, एंडोथीलियम, मीजो एंडोडर्म, ठीक है, मीजोडर्म, ठीक है, और हमारे पास क्या होती है एक्टोडर्म। तो इसके अंदर हम, इसका मतलब क्या है, डर्माइड सिस्ट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ होगी, टोटीपोटेंट सेल हैं जो कि कोई भी जिस्म का हेयर, नेल, कार्टिलेज, मसल कुछ भी बना सकती हैं। तो डी से डर्माइड सिस्ट, जी से डराने वाला, टोटीपोटेंट है, हर चीज़ बना लेगा डराने वाला, ठीक है। तो मैंने यूँ याद रखा कि डराने वाला हर चीज़ जो है ना हर जगह तरफ से डराएगा, कभी वो बोन बन जाएगा, कभी वो मसल बन जाएगा, कभी हेयर बन जाएगा, ठीक है। तो डर्माइड सिस्ट का दूसरा नाम क्या होगा, टेराटोमा वाली जो है ना वो सिस्ट, इसको हम कहेंगे, ठीक है। अब ये ओवरी और गाइनी के अंदर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा कि गाइनी में जो है ना वो ओवरी के अंदर जो है ना डर्माइड सिस्ट बन जाती हैं, तो इसको हम कह सकते हैं ट्रेटोमिएटस सिस्ट। तो अब डर्माइड सिस्ट का दूसरा नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, टीरेटोमिएटस सिस्ट भी। तो अब एमसीक्यूज़ में आपने जो है ना वो कंफ्यूज नहीं हो रहा, ये एक पक्का एमसीक्यूज़ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डिस्क्वेमेटेड सेल भी होते हैं जो कि हमारे पास डर्माइड सिस्ट के अंदर जो है ना वो एक पेस्ट लाइक कंटेंट, जिस तरह टूथपेस्ट होती है ना इस तरह का आपके पेस्ट, इसके अंदर सीबम हो सकता है, स्वेट ग्लैंड हो सकते हैं, डिस्क्वेमेटेड सेल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दें कि यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे डिस्क्वेमेटेड जो है ना वो हमारे पास सेल होती हैं जो कि एक पेस्ट लाइक मटीरियल बना देते हैं। अब आते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमूमन ये दर्जी वगैरह जो होती है ना उनके अंदर जो है ना डर्माइड सिस्ट वगैरह, डी से दर्जी, डी से डर्माइड सिस्ट। कंजेनिटल हमने बता दिया कि वो पैदाइशी तौर पे हमारे पास एरिया ऑफ फ्यूजन जहाँ पे होता है ना,
ठीक है, जहाँ जहाँ पे एरिया फ्यूज़ हो रहे हैं वहाँ वहाँ पे आपको अगर मिले तो इसका मतलब ये कॉन्जेनिटल है। अब कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, ये इसका फेस है ना, ये उसके कान है, तो जहाँ पे कान मिल रहे हैं एरिया ऑफ फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है। अब दरमियान में अगर मैं करूँ तो नाक के ऊपर और जो लिप्स है उनके दरमियान में एक एरिया होता है, वहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, लिप्स की राउंड अबाउट जो है ना वो हमारे पास जो है ना ये कॉन्जेनिटल सिस्ट मोस्टली आ जाया करते हैं। क्यों? क्योंकि सेल जो है ना वो दब जाते हैं इस जो फ्यूजन वाले एरिया वहाँ पे, और वहाँ पे अब मोस्टली अगर एमसीक्यूज में प्री एयोरिकुलर आ जाए, ठीक है, या पोस्ट एयोरिकुलर आ जाए, तो वो मोस्टली जो है ना कान के आगे या कान के पीछे या लेबियल एरिया के ऊपर, तो वो आपने बताया सर वहाँ पे जो है ना वो सेल जो है ना वो दब जाया करते हैं, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रेन स्किन जो है ना वो इम्बेड हो के वहाँ पे एक कंजेनिटल सिस्ट बना देंगे। ठीक है, ये कंजेनिटल इतना काफ़ी है, बाकी बुक में आप देखेंगे। इम्प्लांटेशन में हमारे पास क्या है, रिपीटेड ट्रोमा, इम्प्लांट करना बार बार किसी चीज़ को। दर्जी अगर जो लड़कियां गांव में रहती हैं ना या फिर कुछ शहरी वो सिलाई कर रही होती है ना, तो कड़क 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 करते 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 कभी कभी उन्हें सुई यहाँ यहाँ पे लग जाती है। तो रिपीटेटिवली दर्जियों का तो काम ही है गड़ गड़ सारा दिन यही करना। तो रिपीटेड ट्रोमा जो है ना इसके अंदर हमारे पास बार बार अगर किसी चीज़ के ऊपर मारी जाए तो वहाँ पे हमारे पास होगा। तो सिनेरियो आता है कि एक टेलर है, वो बड़े अरसे से 5-6 सालों से कर रहा है, लेकिन अब उसको जो है ना एक सिस सी उसकी उंगलियों के ऊपर जो है ना मली हुई। ठीक है, तो वहाँ पे वो डी होता क्या, बार बार रिपीटेड ट्रेमा होता है, जो डी सिक्वेमेटेड सेल जो है ना बनते हैं। ठीक है, अगले दिन फिर वो वही उसने वही काम करना है, तो फिर वो दोबारा मजीद डी सिक्वेमेटेड सेल वो अंदर 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 उंगली की तरफ चले, ऐसा ऐसा वो एक सिस्ट सी बना देती हैं। तो इसके हम कहते हैं इम्प्लांट हो गया वो एक तरह से सिस्ट, या ठीक है, इसे हम डर्माइड सिस्ट कहते हैं। लास्ट पे हमारे पास है जी ट्रेटोमिएटस, वही डर्माइड को हमने जो है ना उसी को कर दिया कि जो अगर वो उसके अंदर सारे के सारे आपको टोटीपोटेंट सेल मिल जाए ना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ, तो वो हमारे पास, यार ये कौन काले कर रहा है, ठीक है, टोटीपोटेंट सेल मिल जाए तो वो हमारे पास डर्माइड सिस्ट होगा। लास्ट पे ट्यूबो एम्ब्रियोनिक है, तो ये बेसिकली क्या है, ज़ुबान, थायराइड ग्लैंड, वहाँ पे हमारे पास आपने देखा होगा थायरोग्लासल सिस्ट, तो ये भी एक तरह की थायरोग्लासल सिस्ट जो है ना ये ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर किसी वजह से रह जाए तो वो उसको हम कहते हैं कि थायरोग्लासल सिस्ट जो है ना वो हमारे पास बन गई है। थायरोग्लासल डक्ट होती है ना जुबान के बिल्कुल नीचे थायराइड ग्लैंड के पास हमारे पास, ठीक है, तो थायरोग्लासल सिस्ट अमूमन ख़त्म हो जाया करती है, लेकिन अगर वो रह जाए तो इसकी वजह से जो है ना वो ट्यूबो एम्ब्रियोनिक नाम में ही काम है। तो हमने इसको कंजेनिटल के अंदर भी देखा था कि हमारे पास थायरोग्लासल सिस्ट ये है, अगर वो बाद में भी रह जाए तो हमारे पास वो एक्वायर्ड के अंदर भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो हमने एक्टोपिक के अंदर डर्माइड और एपिडर्माइड, तो ये वाली एक्टोपिक की जो है ना वो टाइप्स यहाँ पे ट्यूबो एम्ब्रियोनिक वाली यहाँ पे भी फिट हो रही है। ईजी हो गया। ठीक है, अब हर किस्म की सिस्ट जो है ना उसको हमने सर्जिकली ही एक्सरसाइज करना होता है, इसके अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो लास्ट पे एक सीबेशियस सिस्ट का भी उसने नाम लिया जाए, इसको हम कहते हैं एपिडर्माइड सिस्ट या एपिडर्मल। तो यहाँ पे जो हमने किया था ना डर्माइड और एपिडर्माइड एक्टोपिक के अंदर, ठीक है, तो यही जो है ना कंजेनिटल में एक्टोपिक में, तो डर्माइड हमने कर ली, एपिडर्माइड जो है ना अब हम देखते हैं। ठीक है, मतलब ये हमने एक्वायर्ड के अंदर जो की थी, और इसी को अगर आप एक्टोपिक की टाइप भी बता दें तो एक ही बात है, कोई इतना इशू नहीं है। तो मोस्टली ये एक्टोपिक ही जो है ना वो कंजेनिटल के अंदर भी फिट हो जाती है। तो मैंने इसी तरह टर्माइड को यहाँ से भी उठा के लिख दिया, क्योंकि हमारी टर्माइड यहाँ से भी तो आ रही है ये वाली। ठीक है, तो अब इसकी टाइप्स आप बना दें, कंजेनिटल अगर पूछे तो वो लिख देना, अगर एक्वायर्ड पूछे तो वो बता दें। ठीक है, लास्ट पे हमारे पास है जी सीबेशियस सिस्ट या एपिडर्माइड या एपिडर्मल सिस्ट। इसके अंदर बेसिकली जो एक्सिलरी हेयर होती है ना, एक्सिला में बगल वाले हेयर, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे मोस्टली नाम में ही काम है, सीबम कहाँ कहाँ पड़ा होता है, अपने अपने बगलों को हाथ लगाओ, अपने अपने जो है जेनिटल ऑर्गन को हाथ लगाओ। ठीक है, तो यही जो है ना मोस्टली जगह है, तो वहाँ पे एक्सिलरी और ग्रोइन एरिया, ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना वो जो सिस्ट बनेगी वो हमारे पास होगी, जो बाल साफ़ नहीं करते। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ स्पेशली फॉर दोस्त, ठीक है, उनके ज़रिए बन जाया करती है। सीबेशियस ग्लैंड मौजूद होती हैं, अगर इनकी जो सीबेशियस ग्लैंड की डक्ट ब्लॉक हो जाए किसी वजह से, उसने बाल रिमूव बाल इसके अंदर गिरते नहीं है, गंद मन फंसा रहा है, तो वो एक तरह की सीबम कलेक्शन हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये ट्रांस इल्यूमिनेशन नहीं शो करते, नेगेटिव होते हैं ट्रांस। अगर एक तरफ से अगर टच मारेंगे दूसरी तरफ ये नज़र नहीं आएंगे, क्यों, सारा गंद है सीबम है, दूसरी तरफ कैसे ट्रांसपेरेंट वो हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी सीबेशियस। अब इसका मतलब इस सीबेशियस के में हमारे पास क्या होगा कि सारा गंदा फ्लूइड होगा, नॉट अ क्लियर फ्लूइड हो गया। सीबम जस्ट लाइक अ टूथपेस्ट है, ठीक है, सुराख बंद होगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा और वहाँ से पंक्टम नजर आएगा। अब लास्ट पे हमारे पास जो है ना इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन है, अगर हमने ना किया तो इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है,
कैल्सिफिकेशन हो सकती है सिस्ट की वजह से, ये सारे जो है ना मैंने बताया, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने कहा कि इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पे हमारे पास कैल्सिफिकेशन हो सकती है। अगर वो खोपड़ी के ऊपर है तो इसको हम कहते हैं कॉक्स स्कैपुलर, ठीक है, COCKS, कॉक्स स्कैपुलर, ठीक है। स्कैपुला के ऊपर हमारे पास, स्काल्प के ऊपर है ना, तो स्कैपुलर जो है ना इसको हम कहते हैं कॉक पैक्यूलर, सॉरी स्कैपुलर कह रहा हूँ, पैक्यूलर पी से है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है कॉक्स पैक्यूलर। अब इसके अंदर एक्सरसाइज ही करना हमारे पास खोपड़ी के ऊपर होता है और उसी से ही जो है ना हमारा फर्दर इसकी ट्रीटमेंट चलती है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने जो जो अभी इसके अंदर बनाया। डर्माइड सिस्ट सारे पर आ दी, ये सिक्वेमस एपिथेलियम होती है, डी सिक्वेमेटेड होती है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड, यहाँ पे देखो आप डर्माइड उसने कहाँ पे लिखा हुआ है, एक इसके अंदर कंजेनिटल के अंदर भी लिखा हुआ है और अक्वायर्ड के अंदर भी लिखा हुआ है। तो ये अब डर्माइड सिस्ट इसके अंदर भी फिट आ सकती है और यही डर्माइड सिस्ट ये भी आ सकती है, ठीक है। तो अब ये आपकी क्लियर होगी। अच्छा, इसकी हमें कंजेनिटल या सिक्वेस्ट्रेशन था, इम्प्लांटेशन था, ट्रेटोबिएटस था और ट्यूबो एम्ब्रियोनिक हमने डर्माइड सिस्ट, ये 4 टाइप्स हमने यहाँ पे कर लिए। कंजेनिटल, इम्प्लांटेशन, ट्रेटोमेटस और ट्यूबो एम्ब्रियोनिक। तो इसका ये एक निमोनिक मैंने बनाया हुआ है CIT, ठीक है। सिटी होता है ना, शहर होता है, CIT स्क्वेयर। C से कंजेनिटल, इम्प्लांटेशन, टेराटोमिएटस और T से फिर हमारे पास ट्यूबोटम पैनिक। तो CIT स्क्वेयर मैंने इसका एक निमोनिक बनाया हुआ, अगर आपको अच्छा लगे तो यू आर ऑलवेज वेलकम, आप इसको अपने पास लिख लेना, ठीक है। यही मुझे तो याद आता है। एम्ब्रियोनिक फ्यूजन जो है कंजेनिटल, अब वो पहले कंजेनिटल की बात कर रहा है कि वो एम्ब्रियोनिक फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। बाकी इम्प्लांटेशन हमने बाद में की, तो रिपीटेटिव ट्रॉमा एक्वायर्ड के अंदर आ जाएगा वो, ठीक है। टेराटोमिएटस में वही एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों आ गई। बाकी वो हमारे पास ट्रीटमेंट यही है कि हमने एक्सरसाइज ही करना है एंटायर वाल को पूरी की पूरी। सीबीशियस में सीबम है, इसका जो है एपिडर्माइड है, एपिडर्मल है या एपिडर्मल इंक्लूजन है। तो वहाँ पे देखो एपिडर्माइड सिस्ट हमारे पास ये कंजेनिटल में आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो वो स्लोली सीबीशियस ग्लैंड आ जाती हैं, स्किन होते हैं, हेरी, वो ड्यूटी इम्प्लांटेशन, फोलिकुलर, बाकी भी बच्चों वाली बात है। यहाँ पे वो डायग्नोसिस बता रहा है, स्ट्रेटिफाइड सुगेमस एपिथेलियम इन्फेक्शन, सीबम हो सकता है। यहाँ पे अगर वो इन्फेक्टेड ओपनिंग ग्रेनुलेटिंग अगर स्काल पे ऊपर हो, जैसे कॉक पैक्यूलर ट्यूमर भी कहते हैं, ठीक है। तो कॉक पैक्यूलर खोपड़ी के ऊपर अगर होगा हमारे पास, ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे इसको पूरी स्किन के साथ, अगर लार्ज है तो ट्रीटमेंट में वगैरह एवल्जन हमारे पास होगी। अच्छा, डर्माइड और सीबीशियस के अंदर डर्माइड कंजेनिटल भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है। सीबीशियस हमेशा हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक्वायर्ड वो कह रहा है हमारे पास होगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे यार इसने जो है ना वो सीबीशियस में एपिडर्माइड में हमारे पास उसने कहीं भी क्लासिफिकेशन में आपको इसके अंदर आपको नहीं मिल रही वो, ठीक है। तो सीबीशियस सीबम बाद में उसने बाल वगैरह साफ़ नहीं किए, तो एक्सिलरी एरिया के ऊपर आपको हेयरी स्किन के ऊपर मिल रहा है ना, तो आप अब देख के ही बता सकते हैं ये हमेशा एक्वायर्ड होंगे। अब लोकेशन क्या है, फ्यूजन साइड के ऊपर हमारे पास होगी या किसी भी रिपीटेड ट्रॉमा की साइड पे। फ्यूजन मैंने कहा था कि कान के आगे पीछे या फिर दर्जी की उंगली, यहाँ पे क्या हेयरी पार्ट है बॉडी, अपनी अपनी एक्जिला और ग्रोइन को आपने यहाँ पे हाथ लगाया था, ठीक है। बाकी हाथ लगा लिया करो, मेहरबानी किया करो, ठीक है। अब पंक्तम में हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे हमारे पास है जी डर्माइड और इधर हमारे पास है जी कौन सी, सीबीशियस, ठीक है। तो डर्माइड में भी पंक्टम एब्सेंट होता है, इसके अंदर पंक्टम प्रेजेंट होता है। स्किन फिक्सेशन एब्सेंट है, इसके में प्रेजेंट है। बोनी डिफेक्ट प्रेजेंट हो सकता है, एब्सेंट है। यहाँ पे इंट्राक्रेनियल कम्युनिकेशन पे, बाकी एक्सीजन करनी है, इंसीजन और एवल्जन जो है आप इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी साइनस। साइनस को थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर है क्या चीज़ सारा। साइनस में हमारे पास यूँ कह लें कि किसी सरफेस से एक नया रास्ता, यूँ मेरी स्किन है ना, यहाँ से एक नया मैं ड्रिल मशीन के जरिए रास्ता निकाल दूँ जो आगे से बंद हो, ठीक है। तो ये नॉर्मल कंटिन्यूटी स्किन की जा रही है, यहाँ से एक नया रास्ता जो है ना हमारे पास बनना शुरू हो जाए और वो आगे से बंद हो जाए, ठीक है। तो एम खाम खा का सुराख जो है ना कुछ लोगों को होती है उंगली देने की आदत हर जगह, तो वो यही है कि इसको स्किन ने को उंगल दी है और वहाँ पे एक नया रास्ता बन गया है, बंद गली है, ठीक है। तो इसको साइनस को बंद गली भी कर लो, ईजी हो गया। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास जो मोस्टली जो क्रोनिक हमारे पास होते हैं ना इन्फ्लामेशन, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक, जो 6 हफ्ते से ज़्यादा होता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन बड़ी वजह है साइनसिस बनने की, मतलब यहाँ पे हुआ थोड़ी सी इन्फ्लामेशन हुई, फिर बार 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 इन्फ्लामेशन हुई, तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाएगा। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन के नतीजे में हमारे पास ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ बने, ठीक है। इन टिश्यूज़ ने जो है ना वो एक ट्रैक बना देना है जो कि हमारे पास कोई भी एपिथेलियल सरफेस ऑफ बॉडी से हमारे पास बन जाएगा। तो ग्रेनुलेशन बार बार सूजने ग्रेनुलोमा बना रहे हैं, वहाँ से जो है ना एक नया ट्रैक बना देंगे और वो ब्लाइंड एंडेड होगा। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन आपने लाजमी देख लिया। तो पाइलोनाइडल साइनस में क्या है, ये सपोज करें मैंने ड्राइवर को कहा कि आप उल्टे होकर लेट जाए, तो ये उसकी है जी बटक्स, ठीक है, और ये है जी उसका एनल एरिया, और यहाँ पे मैं उसके जो है ना वो सारे बाल बना देता हूँ, ठीक है। अब
जो है ना, ये इसको हम कहते हैं नेटल क्लेफ्ट। ये बटक्स हैं, ये एनल कनाल है, और यहाँ पे हमारे पास एक जो दरमियान में क्रीज आ रही थी, इसे कहते हैं नेटल, हमारे पास क्लेफ्ट है। जो लोग लंबे वक्त के लिए बैठे रहते हैं वहाँ पे क्या होगा, अब वो सीट के ऊपर अपनी तशरीफ़ रख के बैठा हुआ है, ठीक है, और वो जीप चलाई जा रहा है, गर्मी है, हब्बस है, उसको पसीने भी आ रहे हैं साथ में, और यहाँ से सारा पसीना जो है ना टपा टप निकल रहा है। ईज़ी हो गया। अब वही पसीना कहाँ जाएगा, या उसके कपड़ों को लगेगा या यही स्किन के ऊपर जज़ब होगा। इसी पसीने के दौरान जब वो जंप लगे हैं गाड़ी को, तो हो सकता है उसने बाल अपने साफ़ नहीं किए, तो जंप के दौरान ये बाल भी उखड़ जाएँ फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो जीप ड्राइवर जो है ना, उसके अंदर हमारे पास क्या है कि गर्मी में अमूमन आते हैं ग्लूटियल हेयर, ठीक है, उसके जो ग्लूटियल हेयर है वहाँ पे हमारे पास मुसलसल गिरते रहते हैं, और वो फिर जो है ना वो, अब क्या हुआ है, जो पसीना आ रहा है जहाँ से, ज़ाहिर बात है, ये सपोज करें ये स्वेट ग्लैंड है, तो पसीना यहाँ से निकल रहा है बाहर, तो जो बाल यहाँ उसके अपने जो एनल एरिया वाले बाल घिरे हुए हैं, जहाँ से पसीना निकल रहा है उसकी वजह से फ्रिक्शन के करते करते वो बाल यहाँ से अंदर घुस जाएंगे सीबेशियस ग्लैंड के अंदर, सीबेशियस कह रहा हूँ, स्वेट ग्लैंड, ठीक है। तो पसीना वाला जो है ना वो स्वेट ग्लैंड मोस्टली जो है ना उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, उसकी ओपनिंग के अंदर जो है ना वो हमारे पास बाल घुस जाएंगे, और वहाँ पे जो है ना वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगी, जो कि हमारे पास बाद में वो क्या बनेगी, एब्सेस बना देगी, ठीक है। एब्सेस वहाँ पे एक बन जाती है पाइलोनाइडल साइनस में। वहाँ पे फिर क्या है जी, ग्रेनुलेशन टिश्यू, साथ आप बता दें ग्रेनुलेशन टिश्यू बने हैं, वो अपना जो है ना वो अपनी तरफ एक नया रास्ता बनाएंगे टूवर्ड दी स्किन, ठीक है। अब वो उसने स्किन के ऊपर आके ओपन हो जाना बाद में, और हमारे पास वो होगा, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड मेन रिस्पॉन्सिबल हैं पाइलोनाइडल साइनस में। अब एनल कैनाल जो है ना वो नेटल क्लेफ्ट में कह रहा है कि हमारे पास स्किन के अंदर ड्रेन करती है, और कंटिन्यूस फ्रिक्शन होती है, कंटिन्यूस स्वेटिंग होती है। इसी तरह एक और सिनेरियो आता है कि बार्बर शॉप के अंदर, अब बार्बर के अंदर आपने उसकी एनल एरिया को नहीं देखना, बार्बर क्या करता है, कैंची से काटता है हाथों को, कड़ी 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 करता रहता है, ठीक है। तो चलो फीमेल के तो फिर भी बाल बड़े होते हैं, लेकिन बॉयज़ के बाल छोटे छोटे, उसको तराश खराश करनी होती है। तो क्या होता है, यहाँ पे उसने कैंची पकड़ी हुई है, काटता जा रहा है, काटता जा रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा, पसीना आ रहा है यहाँ पे, तो हाथों के जो स्वेट ग्लैंड, अगर उसके क्लाइंट के बाल उसके हाथों के ऊपर लगते रहे लगते रहे लगते रहे, एक वक्त आएगा कहीं ना कोई तो अंदर घुसेगा ही ना, ठीक है। तो उसकी ये उंगलियों के दरमियान दरमियान में आप देखेंगे, गीले हाथ के दरमियान जो है ना वो स्वेट ग्लैंड के अंदर साइनस फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अमूमन ये जो 20 से 40 साल की उम्र की यंग बॉयज़ होती हैं, वहाँ पे हमारे पास सुराख बन गया, वहाँ से पस निकल रही है, तो वो आपके पास आता है जी। आप इसी वजह हिस्ट्री में आपने उसका ऑक्यूपेशन लाजमी पूछना होता है कि तुम करते क्या हो, तो फिर आपको आधे से ज़्यादा डायग्नोसिस तो वहीं पे पता चल जाता है। अब जी बंदा आपके पास आ गया, तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। अगर तो माइनर सिस्टम है, हल्के फुल्के जो है ना वो हमारे पास हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, माइनर सिस्टम में सिंपल आप क्या करेंगे, उसको ट्रैक को क्लियर करेंगे, उससे कहेंगे स्ट्रिक्ट हाइजीनिक मेजर। मैं सपोज करिए जीप ड्राइवर आ गई, उसे कहना है भाई जब तुम 5-6 घंटे जीप चलाते हो, उसके बाद नहाते भी तो होगे, तो नहाते हुए मेहरबानी करो एक रेज़र रख लो, या एक ब्लेड और एक उसको उस तरह रख लो, और अपने ये जो एनल एरिया के बाल है, इसको जो है ना वो पखाने वाली जगह वाले बाल जो है, इसको लाजमी साफ़ करना है तुमने, ठीक है। मैक्सिमम 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते के बाद उसको साफ़ करने का, रेगुलर शेविंग, क्लीन, अगर वो अभी क्योंकि इसके सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसे डेली क्लीन करें अब ये, ठीक है। उसके बाद वो उसे कहना है कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए थोड़ी देर रेस्ट कर लिया करें गाड़ी चलाते हुए, ठीक है। और उसको जो है ना वज़ू कर लिया करे, उस दौरान इस्तिंजा करते दौरान उसकी क्लीनिंग हो जाएगी। तो उसे कि नमाज लाजमी पढ़ा करें, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, ठीक है। जब ट्रैक बन जाता है, और मेजर सिम्टम कब होंगे, जब ट्रैक बन गया आपके पास हद से ज़्यादा आ रही है, तो फिर आप इंसिजन ऑफ द स्किन करेंगे, ड्रेन करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, आप इंसाइज करके यहाँ से सारी पास ड्रेन करेंगे और उसको रिपेयर कर देंगे, ठीक है। वरना अगर बहुत ज़्यादा तो आप इसको बर्न ही कर देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो बर्न कर देते हैं इलेक्ट्रो कॉटरी के ज़रिए, ठीक है। ये क्यूरेट आर्च के ज़रिए जो है वार्ड को फिर हम क्लोज कर लेते हैं, साथ में आपने इसको एंटीबायोटिक्स लाजमी देनी है ताकि प्रोफाइलैक्टिकली इसको इन्फेक्शन ना हो। अगर वहाँ पे क्रोनिक डिजीज़ है होल ट्रैक के अंदर, ठीक है, तो फिर उसको जो है ना वो हमने एक्सरसाइज कर देना है। अगर स्मॉल माउंट है तो हमने क्या करना है, प्राइमरी क्लोजर करना है। अगर लार्ज माउंट है तो हमने क्या करना है, उसको जिस जो है ना वो कॉटरी वगैरह करके हाइजेनिक मेजर एट दी एंड, जहाँ अब आप उसको कॉटरी करोगे ना वहाँ पे एक स्कार बन जाएगा, और वो पूरे का पूरा ट्रैक ही बंद हो जाएगा। तो ये स्कारिंग करके जो है ना वो आपने साइनसिस के अंदर सारा काम करना था। अदर कुछ क्लोजर टेक्निक है जिसके अंदर वो कह रहा है कि हम ना जेड प्लास्टी एक क्लोजर टेक्निक है पाइलोनाइडल साइनसिस के लिए। ये अगर है ना तो यूं करके एक यहाँ पे कट लगाते हैं, यहाँ पे कट लगाते हैं, और पकड़ के ट्रैक को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ये जी एक तरह से बन रहा है ना, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो ये जेड प्लास्टी वाली एक टेक्निक है। तो आपने ड्राइवर के एनल एरिया के ऊपर जेड बना देना है, ठीक है।
या फिर एक और हमारे पास प्रोसीजर होता है जिसे वो कहता है, हमारे पास होता है कैरी डेकीज जो है ना वो कैरी डेकीज प्रोसीजर। इसके अंदर क्या होता है, हम वहाँ पे कोई फ्लैप रख लेते हैं मिड लाइन से, क्लोजर विद फ्लैप अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ठीक है, ये सपोज मिड लाइन है तो यहाँ पे एक ऊपर लगा के नीचे लगा के वहाँ पे ऊपर से एक फ्लैप ला के आपस में जोड़ देते हैं इसी के स्किन का। तो 20 सेंटीमीटर साइडों को क्लोज करते हैं, ऊपर एक इंसिजन दे के एक हमने नीचे इंसिजन देना, दोनों को खींच के साइड पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, कुछ है और इसने टेक्निक्स लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला, ठीक है, यहाँ पे देखो उसने लिखा होगा कि क्रोनिक पाइलोनाइडल साइन में हीलिंग बाय स्कैंडी इंटेंशन हो जाती है, जेड प्लास्टी है, ठीक है, कैरेडेकिस है, ठीक है, बेस्ट कॉम टेक्निक है, और एक रहमबाइड जो है ना वो हमारे पास होती है। ये आपने इसको, यार इसको मैं ब्लू से करता हूँ ताकि बाद में भी ना मसला ना बने, ये वाली। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसीजर है, जेड प्लास्टिक नहीं भूलने, कैरेडेकिस नहीं भूलना, बाकी जो है ना रैम्बाइड फ्लैप्स वगैरह बाकी वो बता देना आपने। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है। बाकी ये मैंने आपको साइनसिस के बारे में, ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है बिहाइंड दी एनएस हो गया, जीप ड्राइवर में होता है, बाकी स्वेट ग्लैंड जो है ना उसके अंदर, बार्बर्स के हेयर मैंने बता दिए आपको सारे। ठीक है, 20 से 30 ईयर के भी हेयरी मैन जो अमूमन जिन लोगों के ज़्यादा बाल होते हैं वो उनके अंदर भी होता है, इसी वजह से वैक्स शैक्स जो है ना वो करते रहा करो। ठीक है, एक एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द साइनस होता है कॉक्सिक में, हिस्ट्री ऑफ पास डिस्चार्ज, बाकी माइनर सिम्टम में जैसे मैंने बताया शेविंग करवा देनी है, स्टिक उसको करना है। बाकी चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। ये देखो ये हमारे पास साइनस, ठीक है, आगे से बंद गली है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है जी फिस्चूला, कम्युनिकेशन बिटवीन द टू एपिथेलियम सरफेस, ऊपर से नीचे तक आ गई ये फिस्चूला। ये देखो पूरी गली ओपन है, आप इस गली से इस गली में जा सकते हैं, उधर से इधर आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है जी फिस्चूला के बारे में। अब हम देखते हैं थोड़ा सा, तो फिस्चूला के यहाँ पे फिस्चूला किधर गया, यही है ना। ठीक है, इसकी सबसे पहले काजेज़ देख लो, तो इसके लिए निमोनिक बुक के अंदर ही बना हुआ है, FRIENDS। एफ से फॉरेन बॉडी अगर कोई चली जाए तो वो फिस्चूला करवा देगी। आर से कोई रेडिएशन थेरापी है। ठीक है, आई से हमारे पास कोई अम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, जिस तरह एड्स का पेशेंट है। ठीक है, या फिर स्टीराइडल डिपेंडेंट है। ई से एपिथेलाइजेशन है, एन से न्यूप्लाज्म है, डी से डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन है कोई। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास हो जाती है। अब सबसे पहले हमारे पास जो है इंटेरोकुटेनियस फिस्चूला है, और हमारे पास इंटेरोकुटेनियस मतलब कि कोई भी सर्जरी हुई है और वो क्यूटेनियस मतलब स्किन के ऊपर आके ओपन हो रहा है फिस्चूला। सपोज करें आंत से स्किन के ऊपर अगर कोई चीज़ निकल के आ रही है, ठीक है, सर्जरी हुई है, लेप्रोटमी हुई है, अपेंडेक्टमी हुई थी, अब उसको पेन और ड्रेनिंग स्कार्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके यहाँ हमने सपोज करें लेप्रोटमी की या अपेंडिक्स कर लो, तो वो अपेंडिक्स हमने क्लोज कर दी, वो ठीक हो, उसके बाद जो है ना वहाँ से कह रहा है कि हमारे पास स्किन के ऊपर जो है ना वो कुछ पस ड्रेन हो रही है। इसको हम कहेंगे इंटेरो और क्यूटेनियस, मतलब स्किन के ऊपर जो है ना वो आंतों से आ रही है कोई चीज़ जो स्किन के ऊपर ड्रेन हो रही है। तो वो जब आप उसके अंदर डाई डालते हैं वो दोनों तरफ से ओपन होती है, आपको पता चलता है। पोस्ट सर्जिकली हो सकता है, जोजिनम, इलियम, कोलोन, रेक्टम, इनकी सर्जरीज के अंदर पोस्ट सर्जिकली हमारे पास देखा गया। तो वाल के अंदर जो है ना वो स्किन तक एक फिस्चूला बन गई, जिसे हम इंटेरोक्यूटेनियस कह रहे हैं। ईजी हो गया। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने इसको डायग्नोज कैसे करना है। इन्वेस्टिगेशन में आप तो एक यहाँ पे ना माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर लो। ठीक है, वहाँ पे जो है वहाँ से लेके जो जनरल स्लाइडों के ऊपर, बाकी एक हमारे पास टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं फिस्चूलोग्राम। ठीक है, फिस्चूला से नाम से ही फिस्चूलो, ये ऊपर वाला ये यहाँ से हम करते हैं। ठीक है, हमारे पास होता है फिस्चूलोग्राम। हम इसके अंदर ये कर लेते हैं, हम डाई डालते हैं और डाई आर पार होती है, हम उस डाई को देख लेते हैं। या फिर आप जो है ना वो इसके साथ MRI कर लो, तो हमारे पास डिटेक्शन हो जाती है इजीली कि क्या चीज़ चल रही है मसल के अंदर। बाकी ट्रीटमेंट क्या है, इसको ड्रेन करेंगे सबसे पहले, पास को एसेप्टिक देंगे, और उसके बाद पूरा जो भी हमारे पास है ना ट्रैक, उसको पकड़ के यहाँ से निकाल दूँगा, ना रहेगा ट्रैक ना रहेगी कोई और चीज़। ठीक है, उसके बाद निकालने के बाद यहाँ पे पैकिंग अच्छी सी कर देना। ठीक है, और वहाँ पे एक ग्रेनुलेशन टिश्यू आहिस्ता आहिस्ता बनता जाएगा, ग्रेनुलोमा बन के वो पूरे ट्रैक को जो हमने निकाला है वहीं उसकी जगह बंद कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास इन्फेक्शन मोस्टली हो जाए लोगों को तो इंटेरोक्यूटेनियस होता है, या फिर सर्जरी के बाद वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तो ये ट्राइएड मिलके जो है ना फिस्चूला काज करवा देते हैं। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन, अच्छी खुराक ना लेना, इन्फेक्शन हो गया उसके बाद, ठीक है, दवाइयाँ नहीं ठीक ली, या फिर इलेक्ट्रोलाइट अब नॉर्मेलिटीज़ हैं, तो इस बंदे को फिर ये निकालने के बाद ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगा, उस वक्त आपने न्यूट्रिशनल सपोर्ट अच्छी देनी है, अच्छी गज़ा और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का ख्याल रखना है, और स्किन के अल्सर से बचाना है, क्योंकि इसके बाद अल्सर होने का चांस ज़्यादा होता है, तो इस वजह से स्किन को आपने हमेशा अल्सर से बचा देना है। तो अभी तक मैंने जो बताया है
ये इस फिस्टुला के अंदर कि ये कम्युनिकेशन होती है एपिथेलियल के अंदर, वो बाकी हमने फ्रेंड्स द्वारा निमोनिक में था, ये फॉरेन बॉडी रेडिएशन एयर डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। फिस्टुलोग्राम, एमआरआई, साइनोग्राफी भी एक है, और माइक्रो बैक्टीरियल एग्जामिनेशन जो है ना वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। प्रोवाइड ड्रेनेज हो गया, वो बाकी मैंने बता दिया। ब्लाइंड ट्रैक जो है ना वो लाइंड बाई ग्रेनुलेशन टिश्यू लीड टू एपिथेलियल टिश्यू बाकी, ठीक है। एक हमारे पास होता है विजाइको वेजाइनल फिस्टुला भी हमारे पास होता है। इंटेरोकुटेनियस होता है, यहाँ पे एक और ऐड कर लो, विजाइको वेजाइनल, ठीक है। मतलब ब्लैडर से वजाइना के अंदर होता है, तो वो पेशाब उसका वजाइना से आ रहा होता है। कितनी अजीब बात है, ठीक है, हंसने की बात नहीं है मैं, ठीक है। तो ये उसका ब्लैडर है और ये उसकी जो है ना वजाइना है, बजाय उसने यूरिटर से पेशाब करने की, वो जब बैठती है तो उसकी वजाइना से। और उमूमन ये कंप्लेन करता है इसका शोहर आके कि इसका पेशाब जो है ना ड्यूरिंग सेक्शुअल एक्टिविटीज़, वो पेशाब इसके जो है ना वो वजाइना से आ रहा है जी। ये बड़ी अजीब बात है। तो हमें पता चलता है, तो डाई डाल के देखते हैं, फिस्टुलोग्राम कर लेते हैं, तो उसका जो है ना वो आता है इंटेरोकुटेनियस फिस्टुला एबनॉर्मल। ये बाकी पोस्ट ऑपरेटिवली हमने बता दिया, ठीक है। वाउंड इन्फेक्शन, टेंडरनेस एब्डोमिनल पे इनिशियल में ट्रेन करना है इंटेरिक, उसके बाद इंट्राअब्डोमिनल ऐसे। वो कह रहा है कि हमारे पास इंटेरोकुटेनियस फिस्टुला दैट ट्रेन लेस दैन 2 लीटर 200 ml फ्लूइड पर लीटर लो आउटपुट फिस्टुला हो सकती है, ठीक है। अब ये मजीद उसको टाइप कह रहे हैं इंटेरोकुटेनियस को। एक वो हमारे पास हो सकते हैं लो आउटपुट फिस्टुला, अगर वो हमारे पास 500 ml ऑफ फ्लूइड पर डे अगर निकल रहा है, ये हमारे पास होता है हाई आउटपुट फिस्टुला होगा। मोर देन 500 ml है, ठीक है, तो ये हमारे पास होगा। बाकी वो कह रहा है कि सेप्सिस हो सकता है, इंट्रा एब्डोमिनल हो सकती है, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, मैंने बता दिया। सीटी स्कैन कर, फिस्टुलोग्राम, बेरियम स्टडी भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ दी सेप्सिस हमने करना है। बाकी वो कह रहा है एक होता है हमारे पास आर्टीरोवीनस फिस्टुला। इसके अंदर क्या होता है, आर्टरी और वेन के दरमियान हमने फिस्टुला बनाया होता है। अमूमन जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, मेरे बाबा के जो है ना वो हमने वेस्कुलर जब उसकी डायलिसिस हो रहे थे, तो यहाँ पे ये लेफ़्ट आर्म के ऊपर हमने बनवाया था, ठीक है। इससे हम कहते हैं आर्टरीज और वेन के अंदर जो है ना हमने यूँ करके एक फिस्टुला बना दिया था। तो यहाँ से प्रॉपर आवाज़ आती थी, अगर कान लगा के बंदा सुनता था ना, तो चुर 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 खून चलता हुआ हाथ रखते तो बड़ा प्रॉपर फील होता था, देखते ही पता चल जाता था कि इसको फिस्टुला बना हुआ, ठीक है। ये हम आर्टरी वाली आ रही होती थी, एंड पे हम जो है कैपिलरी को स्किप करके वेन को डायरेक्ट मिला दिया करते थे। तो फिर जब डायलिसिस होता है ना, तो एक सुई आर्टरी में हम लगाते हैं, आर्टरी से खून निकाल लेते हैं, और वेन से जो है ना वो सारा खून जो है हम वापस डाल देते हैं, मशीन से होके वेन के अंदर से दोबारा आ जाते हैं। आर्टीरियो एवी फिस्टुला हम इसे कहते हैं, आर्टीरो वीनस फिस्टुला, ठीक है। तो इसको फिर आज अगर हम बनाए तो कम से कम 6 माह चाहिए, ये 4 से 6 माह पक्का होने के लिए। ये नहीं कि आज हमने बनाया और आज ही डायलिसिस, आज नहीं, फिर उसके लिए हम सीवीपी लाइन जो है ना वो पास करके बाकी चीज़ें करते हैं। वो डीऑक्सीजनेशन इंक्रीज, दी वीनस रिटर्न होगा कार्डिक, इसकी वजह, लेकिन ये है कि कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है। थ्रिल ब्रूट आपको मैंने बताया ना मिलती है एंजियोग्राफी में जरिए हम ट्रीटमेंट किया है सर्जिकल एक्सचेंज पर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एवी फिस्टुला के अंदर। लास्ट में हमारे पास है जी वाउंड। सबसे पहले तो यार इसकी डेफिनेशन जो है ना वो आप कर लो। वाउंड बेसिकली है क्या, जख्म, एनी ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन, स्किन की कंटिन्यूटी में कोई भी ब्रेक आ गया, या फिर स्किन हो सकती है, म्यूकस हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई भी टिश्यू हो सकता है, और वो केमिकली, फिजिकली या बायोलॉजिकली इंसल्ट करके हम इसको इसको स्किन है ना इसकी कंटिन्यूटी को मैंने ब्रेक किया है, ठीक है। या फिर कोई म्यूकस है उसको मैंने ब्रेक किया, या फिर कोई टिश्यू है उसको मैंने ब्रेक किया, किसके ज़रिए, फिजिकल एजेंट, कोई यहाँ पे चाकू मारा यार, ओके जी। अब जो वाउंड है ना इसकी कंटिन्यूटी में हमने बता दी इसकी डेफिनेशन। अब यहाँ पे हमारे पास कह रहा है क्लासिफिकेशन जो है ना वो एक दी है, साइंटिस्ट हैं जिन उनका नाम है रैंक एंड वैकल फील्ड। मुझे समझ नहीं आती यार, ये अपने नाम के ऊपर जो क्लासिफिकेशन रख लेते हैं ना, तो पता नहीं क्या ही नहीं। ठीक है, तुमने याद कर लिया तो बस ठीक है, रहने दो। टाइडी और अनटाइडी वाउंड, ठीक है। टाइडी क्या है, क्लीन वाउंड। अनटाइडी क्या है, बड़े ही गंदे अजीब किस्म के। टाइडी में मतलब अगर मैं ब्लेड लेके, सर्जिकल ब्लेड लेके यहाँ पे करूँ, शार्प क्लीन एजिज हों उसके, ठीक है, और वो कोई भी शार्प नाइफ के ज़रिए यहाँ पे हो, तो इसे हम कहते हैं साफ़ सुथरा, क्लीन, बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, और ये इजीली जो है ना वो प्राइमरीली आराम से क्लोज हो जाती है। ये हमें टाइडी वाउंड है। अनटाइडी क्या होता है, कोई भी क्रश इंजरी, यहाँ पे कोई रगड़ लग जाए, ठीक है, बस बर्न हो जाए यहाँ से, ठीक है, और वहाँ पे कट लग जाए, और वहाँ सारी की सारी, मतलब कोई अजीब किस्म का ईंट किसी को लग गई है, तो वो इस तरह के जो वाउंड थे वो अनटाइडी वाउंड। लिखने की ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं है, तो ये आप बता सकेंगे आप आराम से, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना वो हमें सबसे पहले टिशू जो है ना वो उसको सबसे पहले एक्सरसाइज करके वहाँ पे अनटाइडी वाउंड को पहले हम इसको टाइडी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मतलब अगर आपके पास यूँ आ गया, हर चीज़ फटी हुई स्किन है अजीब तरह से, ठीक है, तो आप क्या करें, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मोस्टली अनटाइडी आते हैं। आप पहले उस स्किन को
ब्लेड के ज़रिए टाइडी बनाएंगे, ठीक है, मतलब उसको क्लीन करेंगे, उसके एजेस ठीक करेंगे, उसके बाद उसको क्लोजर करेंगे, ठीक है। तो अनटाइडी को पहले हमने टाइट में करेंगे, फिर उसको क्लोज करना है और उसके बाद हमने सेकेंडरी इंटेंशन के ज़रिए जो है ना वो आगे नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ट्रामेटिक काज हो सकती है, बर्न हो सकती है। तो अनटाइडी की हमारे पास कौन सी काज है, कोई भी ट्रोमा हो गया या बर्न हो गया या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया उसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूट वाउंड और क्रोनिक में। अगर तो छक्का मारना आपने 6 हफ्ते से कम के टाइम है वाउंड का तो वो एक्यूट वाउंड है। अगर वो 6 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया और वो वाउंड ठीक नहीं हो रहा तो वो क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट शॉर्ट ड्यूरेशन है, क्रोनिक अनहील्ड वाउंड, मतलब अगर आज मैंने कट लगाया अगले 6 महीने तक वो हील ना हो तो वो क्रोनिक वाउंड बन जाएगा, ठीक है। इसकी कोई पैथोलॉजी नहीं होती, इसकी अंडरलाइंग पैथोलॉजी है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना वो यूजुअली हील विद आउट एनी कम्प्लिकेशन हो गया, ज़ाहिर बात है 6 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक तो हो जाना उसने, स्पोर्ट देने से सेल प्रोलिफरेशन हो जाती है। यहाँ पे कि अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा गुजर के तो वो क्रोनिक है। पैथोलॉजी लाजमी इसका मतलब है कोई बैक्टीरिया आ गई, इन्फ्लेमेटरी स्टेजेस आएंगी, कम्प्लिकेशन आएंगी, ठीक है, और उसके बाद वो सेल प्रोलिफरेट है। मोड ऑफ इंजरी क्या है, एब्रेजन है, ब्रूज है, अल्सरेशन है, लेसरेशन है, इनसाइड वाउंड है, मतलब आउटर स्किन ऑफ लेयर में अगर वो एब्रेजन क्या रगड़ लग जाना अमूमन, ब्लंट फोर्सेज अगर हमारे पास आ गया, ठीक है। इसके अंदर डर्ट जो है ना वो अमूमन आपको ऑल इन लेयर ऑफ स्किन में मिलेगी। ब्रूज क्या है, कंट्यूजन क्या है, कोई ईंट वगैरह लग गई, सुपरफिशियल कैपिलरीज फट गई। अल्सर क्या है, अगर एपिथेलियम लाइनिंग के अंदर कोई आ जाए अल्सर, आपने देखे होंगे। फिर हमारे पास लेसरेशन किया, कोई ब्लंट फोर्सेज है, अगर वहाँ पे कट आ गया, क्रश इंजरी है, सॉफ्ट टिश्यू है। इन साइज वाउंड अगर हम शार्प नाइफ के जरिए जो है ना उसको कट कर दें। बाकी पंक्चर वाउंड में हमारे पास क्या शार्प, जिस तरह हम इंसुलिन की सुई के लिए पंक्चर करते हैं ना वाउंड को, तो वैसे ही होगी। डी ग्लविंग इंजरी में क्या, स्किन इज स्ट्रिप्ड ऑफ, पूरी की पूरी अगर यहाँ से स्किन ही पकड़े मैं डी ग्लव कर दूँ। क्रश इंजरी क्या, जो अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट जो है ना वो गिर जाए, पत्थर गिर गया है कोई इस तरह का कंटेनर वगैरह, या फिर ब्लीडिंग और स्वेलिंग, बाकी इसके अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकती है, इसके लिए हम फेशियोटमी कर देते हैं, ठीक है। फेशिया जो है ना डीप फेशिया, उसकी इंसिजन करके उसको वहाँ से काट कर वहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम को रिमूव करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो कह रहा है कि हमारे पास फेशियोटमी शुड नॉट बी परफॉर्म्ड और इट में काज रीपरफ्यूजन सिंड्रोम हो गया। अक्यूट किडनी इंजरी में वो कह रहा है हमारे पास जो है ना वो बाकी जी हैं, इफ़ ए पेशेंट विद ए कंपार्टमेंट सिंड्रोम मेक्स डिले इन हॉस्पिटल अराइवल एंड मसल विद इन ए कंपार्टमेंट आर डेड। अगर मसल उसके डेड हो गए तो फिर आप फेशियोटमी जो है ना वो आप नहीं करते, क्योंकि वो डिले करके आया हुआ और इसके अंदर एक्यूट रीनल इंजरी हो सकती है। मैकेनिज्म ऑफ किडनी इंजरी क्या है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम जब होता है वो कह रहा है कि मसल जो है ना वो देखो ना, आज अगर उसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो वो डिले कर गया तो मसल टूटेगा टूटेगा टूटेगा, उसको वहाँ से क्या निकल गया मायोग्लोबिन, और मायोग्लोबिन गुर्दे के लिए तो जहर है, तो एक्यूट रीनल शट डाउन करवाएगा, ठीक है। मायोग्लोबिन यूरिया है और वहाँ पे वो कह रहा है हमारे पास है। अच्छा, एक और हमारे पास कैसी है, अमाउंट ऑफ कंटामिनेशन, कितना गंदा वाउंड है, इसको हम देखेंगे। तो ये हमारे पास होता है कि क्लीन वाउंड हो सकता है, ठीक है, क्लीन कंटामिनेटेड, सिर्फ इसके नाम लिखने होते हैं आपने, क्लीन कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड और डर्टी। अगर इसके ज़्यादा मार्क्स हैं तो फिर आप इसके अंदर एक एक दो दो चीज़ें आप अपने से जो है ना वो लगा सकते हैं। अच्छा, क्लीन मोस्टली जो है ना लेस दैन इन्फेक्टिव रिस्क होता है, इसके अंदर जो इन्फेक्शन का रिस्क अगर 2% से कम होगा तो वो क्लीन के अंदर ही होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क क्लीन है लेकिन वो कंटामिनेटेड है, अंदर गर्द वगैरह है, तो इसके अंदर इन्फेक्शन का चांस लेस दैन 10% है, 2 से 10%। अगर कंटामिनेटेड है जिसके अंदर 20% चांस है इन्फेक्शन का, और डर्टी में हमारे पास क्या 40% चांस होता है। तो CCCD, C3D या DC, टू DC लगा हुआ है, D3, D से डर्टी वाउंड, C से क्लीन कंटामिनेटेड और फिर क्लीन कंटामिनेटेड, इन दोनों को आपस में मिला के एक और बुला देना आपने, क्लीन कंटामिनेटेड डर्टी, और क्लीन और कंटामिनेटेड को मिला के क्लीन कंटामिनेटेड। तो मुझे ये वाला जो है ना ये भूल गया था यार, ये क्या है, ठीक है। तो इसको हम दोनों को फिर मिला के लिख देते हैं क्लीन कंटामिनेटेड हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है जी कोई फेजेस ऑफ द वाउंड हीलिंग है, तो हमारे पास क्या क्या फेजेस होते हैं। इन्फ्लामेटरी, सबसे पहले जब आपको जख्म लगता है वहाँ पे सोज पड़ जाती है, रेड हो जाता है, उसके बाद वहाँ पे हल्का हल्का प्रोलिफ्रेशन होना शुरू होती है, लैस पे मैचुरेशन होती है, अजान हो रही है बाकी अजान के बाद। ओके जी, तो हमारे पास जो है ना 3 है, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफ्रेशन और मैचुरेशन। सबसे पहले इन्फ्लामेशन हुई, वहाँ पे फिर प्रोलिफ्रेशन, सेल आगे अपने प्रोलिफ्रेट किए ताकि वो जो सेल फट गए हैं उनकी जगह नए सेल प्रोलिफ्रेट कर जाते हैं, और फिर एंड पे उन्होंने कच्चे सेल है तो वो मेच्योर हो जाएंगे, तो IPM, ठीक है, आई प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास है। इन्फ्लामेटरी में क्या है, इमीडिएट रिएक्शन होता है, इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, जब जो ही इन्फ्लामेशन होगी वहाँ पे हमारे पास फिब्रिन क्लॉट में, ताकि जो खून है वो तो रुके ना, ठीक है। और वो किससे आता है, जो प्लेटलेट होती हैं वो हमारे पास एक मैश वर्क बना देते हैं, ठीक है, यूँ करके उसके अंदर फिर वो जो है चीज़ें आगे इकट्ठी होती है, एक वो हमारे पास फिब्रिन क्लॉट बन जाता है। उसके बाद जो है ना वो रिलीज़ होता है कोआगुलेशन फैक्टर और हमारे पास साइटोकाइन।
ठीक है। साइटोकाइंस और कोगुलेशन फैक्टर जो है ना वो हमारे पास रिलीज होते हैं, जो कि हमारे पास इन्फ्लामेटरी काज करवाते हैं। ठीक है, रेडनेस आ जाती है। प्रोलिफरेटिव क्या होती है? ये होती है पहले यार सॉरी फॉर दी बैकग्राउंड नॉइस, 2 से 5 डेज़ के लिए जो है ये होते हैं हमारे पास। फिर प्रोलिफरेशन अगले 2 से 3, 2 दिन से लेके 3 हफ्ते तक, ठीक है, 2 डेज से 3 वीक्स तक ये प्रोलिफरेशन होती रहती है। इसके अंदर कम्बिनेशन होता है यार बस कर दे तू, प्याज बेच ले बाहर आराम से, थोड़ा बेच। एपिथेलाइजेशन हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, नई वेसल बनती हैं। एक तो एपिथेलियम बनी है, वहाँ पे नई वेसल आएगी, एंजियोजेनेसिस होगी, ठीक है। और उसके बाद जो डेड टिश्यू है ना वो रिमूवल होगा। किसी ने सब्ज़ी लेनी है तो बता दो यार मैं कैसे बनाऊँगा। जब भी मैंने वीडियो बनानी होती है ना तो ये कोई ना कोई आ जाता है। सारा दिन कोई नहीं आता, जब मैंने वीडियो बनानी होती है तो उस वक्त सारे टपक के एकदम से आ जाते हैं। किसी ने आलू बेचने होते हैं। एनीवेज़ कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सून मैं किसी ऐसी जगह पे घर लेंगे हम कि जहाँ पे ये वाले शोर जो है ना वो थोड़ा सा हो। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी जगह पे हैं, लेकिन सब्ज़ी तो फिर हर किसी घर की ज़रूरत है। न्यू मैट्रिक्स जो है ना यहाँ पे जो बना हुआ है, ठीक है, इसकी वजह एपिथेलाइजेशन एंजियोजेनेसिस, यहाँ पे जो न्यू मैट्रिक्स बना है ना, ठीक है, अब इसने जो है ना आके अपना कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्रॉस लिंकिंग करता है कोलेजन के साथ, और वहाँ पे एट दी एंड जो है स्कार बना देता है, तो इसे मैचुरेशन कहते हैं। यहाँ 3 वीक से 2 साल तक जो मैचुरेशन होती रहती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कुलिया है जो इसके अंदर रहती है। अब टाइप्स ऑफ, यार इतना तेज स्पीकर। अच्छा, यहाँ पे टाइप्स ऑफ हीलिंग, प्राइमरी क्लोजर हो सकता है, सेकेंडरी क्लोजर हो सकता है, या फिर हमारे पास टर्शरी क्लोजर हो जाती है, ठीक है। तो हीलिंग जो है ना वो वाउंड, टाइप्स ऑफ वाउंड हीलिंग, तो इसके अंदर हमारे पास ये तो थी इसकी फेजेस, ये हैं अब टाइप्स। प्राइमरी क्लोजर हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन, इसके अंदर मैं लिखूँगा। प्राइमरी क्लोजर में क्या होता है, जो हीलिंग होती है वो हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। तो फर्स्ट इंटेंशन के अंदर जो हीलिंग होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी क्लोजर। अब इसके अंदर क्या होता है, वाउंड विच व्हेन क्लोज्ड बाय अप्रॉक्सीमेटली वेज एजेस हील विदाउट कॉम्प्लिकेशन। इसके अंदर जो एजेस होते हैं वो आपस में क्लोज होना शुरू कर देती हैं और वो बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के हमारे पास होती हैं। और ये मोस्टली जो है ना क्लीन वाउंड के अंदर और भी जल्दी हो सकता है। अभी अगर चोट लगी तो अगले 6 से 8 घंटे के अंदर ना वो सूख के अपने एजेस को एक दूसरे के करीब लाते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास मोर और लेस जो है ना, अगर फेस के स्काल्प की हुई तो 24 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सेकेंडरी में हमारे पास क्या होता है, हीलिंग बाय सेकेंडरी क्लोजर, जैसे हम कहते हैं हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन, हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। इसके अंदर क्या होता है, जब वाउंड कोई भी कंटामिनेटेड हो और वहाँ पे टिश्यू भी लॉस हो तो वो फिर प्राइमरी क्लोजर नहीं होगा, वो फिर उसको हम कहेंगे कि सेकेंडरी क्लोजर है इसके अंदर, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन पहले टिश्यू बनेगी, वो रिड्यूस करेगा अपने साइज को, उसके बाद एपिथेलाइजेशन होगी, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी क्लोजर। जो कि ये था हमारे पास प्राइमरी वाला क्लीन वाउंड के लिए। अगर उसका गंदा वाउंड है तो फिर मतलब अनटाइडी वाउंड है, इसे हम कहेंगे कि ये कंटामिनेटेड वाउंड के लिए सेकेंडरी हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास कंटामिनेशन जो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो अलाउ ही नहीं करती प्राइमरी क्लोजर को, तो इस वजह से यहाँ पे उसको हम पहले ओपन रखते हैं चंद दिनों के लिए, ठीक है। वहाँ पे उसको वाश करनी है नॉर्मल सराई से, फिर गंद वगैरह को डिब्राइटमेंट कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वहाँ पे जो ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है साफ़ सुथरा सा, वो बाद में हील हो के आपस में जो है ना वो स्कार बनाना है उसने। टर्शरी क्लोजर क्या होता है, इसमें हम कहते हैं हीलिंग बाय थर्ड इंटेंशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली डिले क्लोजर होता है वाउंड का आफ्टर वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम। इसके अंदर डिले, जो प्राइमरी क्लोजर है वो भी डिले होगा, और इसके अंदर जो सॉयल मेनोवर एनिमल बाइट्स, जो कुत्ते के दांत लग जाते हैं, ठीक है, और बाकी जो चीज़ें उनको पहले क्लीन करना है, डिब्राइटमेंट करना है और ऑब्ज़र्व करना होता है यहाँ पे हमने 3 से 7 दिन तक, उसके बाद उसको क्लोजर करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बातें हैं इसके अंदर मैंने आपको बता दी हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो इसकी कोई वाउंड की फेसिस है, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी क्लोजर में क्लीन वाउंड के लिए होती है, सेकेंडरी क्लोजर हमारे पास जो है ना वो, बाकी कुछ फैक्टर्स हैं तो जो इनहेबिट करती हैं वाउंड हीलिंग। अब आप खुद भी लिख सकते हैं, अगर किसको शुगर है तो उसका बड़ा देर से ज़ख्म छूटता है, इन्फेक्शन हो सकता है बड़ी देर से ज़ख्म छूटता है, ड्रग्स ले रहा है कोई, स्टीरॉइड ले रहा है, एंटी मेटाबोलाइट्स, बड़ी देर से ज़ख्म छूटेगा, ठीक है। बाकी
टिश्यू नेक्रोसिस हो सकती है, हाइपोक्सिया हो सकता है, एक्सेसिव ट्रोजन हो गया, एंड अदर बाकी लो टेम्परेचर। सर्दी में ज़ख़म जल्दी नहीं भरते, ठीक है, ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। अब हमारे पास वो कह रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट्स बनाए हुए थे, ठीक है, किसी दौर में टाइप्स ऑफ वाउंड में प्राइमरी इंटेंशन है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। प्राइमरी में वाउंड के दिनों में जो एज है ना उसको उसी वक्त क्लोज करना होता है। नीड स्कार, जिस तरह छुरी का कट लग गया तो वो उसी वक्त क्लीन और टाइडी वाउंड के लिए होता है। सेकेंडरी में वाउंड को साफ़ सुथरा करते हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यू खुद ब खुद क्लोज होता है और एब्सेस वहाँ पे बनने के चांसेस हैं, पैड और बैंडेज यूज़ करते हैं। जो टर्शरी है उसको हम 10 से 15 दिन के लिए खुला छोड़ते हैं, उसके बाद उसकी जो कंटामिनेशन गोबर वगैरह है वो डिले क्लोजर करवा देता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ बनाने थे, बाकी यहाँ पे डिड नॉट हील का हमने बता दिया, टिश्यू नेक्रोसिस वगैरह हो जाती है। लास्ट में हमारे पास कुछ रह जाती है, क्या चीज़, वाउंड ऑक्सीजन एंड डिब्राइडमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, वो कह रहा है कि कोई भी वाउंड ऑक्सीजन डिब्राइडमेंट पास को निकालना है पहले, ठीक है। जो भी चीज़ फंसी हुई है, गंद जख्म, उसको जो प्रेशर है उसको सबसे पहले कम करना है हमने, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जो है ना वो जो डिब्राइडमेंट टिश्यू है, नेक्रोसिस टिश्यू है, उनको निकालना है, ठीक है। तो जो हमारे पास कह रहे हैं सम टाइम कॉल्ड एज वाउंड टाइलेट, मतलब ज़ख़म का टाइलेट क्या होता है कि स्टेप ऑफ दी, इसके अंदर डिब्राइडमेंट जो भी होती है ना, गंदे टिश्यू, डी विटलाइज टिश्यू हो गया, वो सारे के सारे इसके अंदर जो है ना वो रिमूवल ऑफ डी वाइटलाइज टिश्यू होगा, उनको रिमूव करना है। कॉपीज इरीगेशन हो गया, वहाँ पे प्रेशर को रिलीज़ करना है ताकि हमारे पास इजीली वाउंड की हीलिंग हो। हमें एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं, एड्रीनालिन, अगर वो ब्लड फील्ड बहुत ज़्यादा नाक के ऊपर सर्जरी करनी है जहाँ से खून बहुत निकल सकता है, पहले एड्रीनालिन लगा लो, उसके बाद आप करो सर्जरी, ब्लडलेस फील्ड हो जाती है हमारे पास सारी की सारी, ठीक है। यहाँ पे देख लो, डर्मस फैट और मसल पिंक होता है, डर्मस भी फैट भी है, लेकिन जो मसल है ना वहाँ पे डार्क इन कलर होगा, वहाँ पे कोई शाइन नहीं होगी। नॉर्मल जो है ना वो स्किन कैसी है, वाइट स्किन है। अगर मैं मसल करूँ, चर्बी किस तरह की होती है, पीले रंग की, अगर कभी कुर्बानी का गोश्त देखा हुआ आपने, ठीक है। और जो हमारे पास मसल हैं वो रेड कलर के होते हैं, ब्राइट रेड, ठीक है। ट्विचनेस वहाँ पे आपको फोर्स पकड़ने में होती है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, बैक्टीरिया, सेलुलाइटिस, एंडोसल्फाइटिस, अब आप फाइनल ईयर के बच्चे हैं, लिख तो सकती हो ना, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि कॉम्प्लिकेशन भी हमने कर ली, वहाँ पे मैगॉट्स मतलब कीड़े पड़ सकते हैं, ये भी एक बताना लाजमी होता है। हाइपरट्रॉपिक बोन फॉर्मेशन, एंडोकार्डाइटिस, सेलुलाइटिस, बैक्टीरियसीमिया। अब ये लिखने में सिर्फ टाइम ज़ाया होगा और कुछ भी नहीं होता हमारे पास, ठीक है। बाकी यहाँ पे उसने जो दिया हो ना, मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट वाउंड, अगर आपको ज़ख़म लग गया तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो है ना वो बच्चों वाली बात है, इमीडिएट ट्रीटमेंट में फौरी तौर पे ABCDE मैनेजमेंट करनी है, एयरवे, ब्रीथिंग मेंटेनेंस, वो सारे के सारे, ठीक है। IV कैनुला आपने पास करना है, ठीक है। अगर बड़ा वाउंड है तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पास के लिए आप उसकी अगर पास निकल गई तो कल्चर और उसकी सेंसिटिविटी करवा लो, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि वाउंड की डिब्राइडमेंट कर दो, वाश करो, इसके अलावा ड्रेन कर दो। लेकिन अगर अंदर सुराख बनता जा रहा है ना, तो फिर उसके लिए फिर आप एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक, दर्द को कम करने के लिए नॉलेज ऑफ वाउंड केयर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसे कहना है कि कोई भी स्टिचिंग नहीं करनी, खींचातानी वाले काम नहीं करने, कफ नहीं ज़्यादा करनी, खांसी कॉन्स्टिपेशन है तो उसको रिलीव करो ताकि उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। अमूमन ये C सेक्शन होता है, इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन को हमने रिमूव करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सड़क का इन्फेक्शन है तो इसके अंदर आपने टेटनस जो है ना वो लाजमी लगा देनी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारे पास है। यहाँ पे गुल है, बाकी वो कह रहा है गैस की ग्रीन, अगर एनरोब आ गए तो वहाँ पे गैस की ग्रीन भी बन सकती है। ये सारी बातें इसने इसी के अंदर की हुई हैं, ठीक है। लास्ट पे हमारे पास आ जाते हैं जी स्कार। तो स्कार का भी छोटे से कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कह रहा है कि ग्रीक वर्ड एस्कार से निकला है जिसका मतलब है फायर प्लेस, ठीक है। ए फाइबरस मार्क लेफ्ट ऑन दी स्किन आफ्टर सरफेस इंजरी, जब अगर कोई बहुत तेज़ जख्म लगा हुआ है तो वहाँ पे एक जो है ना यूँ करके एक आपको स्कारिंग सी मिल जाए, जिस तरह आग लगी हुई है इस तरह के, ठीक है। जब बाउंड की हीलिंग के बाद होता है, वजह क्या है, सेल जो फाइब्रोब्लास्ट हैं वो फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो बंडल बनाते हैं, वो बल्क ऑफ द स्कार टिश्यू बन जाता है, ठीक है। यूजुअली इन्फीरियर फंक्शनल क्वालिटी होती है, इसका कोई ऐसा जो काम नहीं होता, ठीक है। डोंट ग्रो बैक इनटू द स्कार, बाकी वही है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि स्ट्रेच स्कार हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टेड हो सकता है, पिगमेंटेड हो सकती है, कॉन्टोइड डिफॉर्मिटी है, टैटूइंग हो गया, स्टिचिंग हो गया, ये सारी हैं कि एडवर्स स्कार जो है ना वहाँ पे उनकी लिस्ट है। कीलॉइड भी स्कार हो सकता है, ठीक है। अपीयरेंस क्या है, हाइपो या हाइपर पिगमेंटेड हो सकता है, रेड हो सकता है, ठीक है। टर्न इनटू मेच्योर स्कार और फिर नॉर्मल टिश्यू भी रिपेयर हमारे पास आ सकती है, ठीक है। बाकी कीलॉइड्स क्या है, अगर वही स्कार रेज्ड कर जाए अपने नॉर्मल से, जिस तरह मोके होते हैं, ठीक है, आपने उस तरह देखा। अब नॉर्मल स्कार दैट ग्रो बिहाइंड द बाउंड्री, अगर ये स्किन से ऊपर उठ जाए तो इसे हम कहेंगे कि ये कीलॉइड है। बाउंड्रीज ऑफ द ओरिजिनल साइड ऑफ द स्किन इंजरी से ऊपर उठ गया, रेज्ड एमार्फस ग्रोथ हो जाती हैं, ठीक है। रैंडम ऑर्गेनाइज फाइबर आ जाती हैं, बाकी उसमें यही करें ट्रोमा, एपिलॉजिक फैक्टर होती हैं, वाउंड हीलिंग हो गया। अच्छा, हाइपरट्रॉफिक स्कार में क्या है कि अगर बार बार वहाँ पे जो है ना वो हो रही है, डोंट एक्साइड द बिहाइंड,
वो स्कार है जो है जो वो अगर अपनी बाउंड्री को नहीं करता लेकिन वहीं से जो है ना वो हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं हाइपर, एक सर्टेन साइड के ऊपर रीच करता है और वहाँ पे फिर स्टेबल हो जाता है। लेकिन कीलाइड क्या है, वो अपना डिवर्स इफेक्ट शो करता रहता है करता रहता है करता रहता है, तो ये दोनों में फ़र्क है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि हाइपरट्रॉफिक में क्या है, रिलेटेड टू टेंशन है, ये कोई भी टेंशन नहीं है। यहाँ पे जेनेटिक काज होता है, यहाँ पे फेमिलियल है। ठीक है, तो कीलाइड अमूमन जो मौके वगैरह ये हमारे पास फेमिलियल होते हैं, जेनेटिकली हो सकती हैं, ब्लैक्स ज़्यादा होते हैं ज़्यादा। ठीक है, चिल्ड्रन में ये ज़्यादा, ये बूढ़ों में होता है। ठीक है, रिमेन विद इन दी बाउंड होता है, ये आउट ग्रो करते थे बाउंड एरिया से बाहर कीलाइड निकलेगा। ठीक है, ये टाइम के साथ ख़त्म हो जाता है लेकिन ये कभी मौके ख़त्म नहीं होते। फ्लेक्सियर सरफेस के ऊपर, ये स्टर्नम शोल्डर के ऊपर होते हैं, बाकी यही बात है इसमें। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास कीलाइड्स की। ठीक है, एक तो हमारे पास केयरफुल प्लानिंग है, इंसीजन है, सूचरिंग है, मिनिमाइज हाइट कर देना होता है उसको, और बाकी जो है ना वो प्री पोस्ट ऑपरेटिव में बाकी ये है कि सिलिकॉन जेल हम दे सकते हैं, यहाँ पे कॉर्टिकोस्टीराइड दे सकते हैं। बाकी वो कह रहे हैं सर्जरी, रेडियोथेरापी, लेज़र ही हम अमूमन करते हैं, क्रायोथेरापी, जिससे कीलाइड खत्म हो जाए। लास्ट में हमारे पास है जी क्रोनिक लेग इंजरी। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, क्रोनिक लेग इंजरी में, अब क्रोनिक लेग इंजरी बेसिकली हमारे पास इसके अंदर आर्टीरियल अल्सर हो सकते हैं, वीनस अल्सर हो सकते हैं, न्यूरोपैथिक हो सकते हैं। दो थ्योरी है, फिब्रिन कफ थ्योरी और वाइट है हमारे पास। तो ये कह रहा है कि अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा अगर तक वो वहाँ पे ज़ख्म रह गया है, अल्सर डिफेक्ट इन द स्किन बिलो द लेवल ऑफ द नी, तो लेग की बात कर रहे हैं, शुगर वाले पेशेंट में 6 हफ्ते से ज़्यादा जो है ना वो स्किन के ऊपर डिफेक्ट रह जाए और उसकी टेंडेंसी जो हील करने की है वो अगले 6 माह तक जो है ना, वो 3 से 6 माह तक कोई इसकी टेंडेंसी नहीं कि हील कर दे, तो ज़ख्म जिनको शुगर होती है इनके ज़ख्म के अंदर से बदबू भी आ रही होती है टांग के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं। क्लासिफिकेशन इसके अंदर उसने कहा हुआ कि हमारे पास हो सकते हैं कुछ वेस्कुलर हो सकती हैं, इसके अंदर वीनस आर्टीरियल मिक्स, न्यूरोपैथिक डायबिटीज़ के अंदर हो सकते हैं, मेटाबॉलिक में डायबिटीज़ हो सकती है, हेमाटोलॉजिकल ट्रॉमा, ट्यूमर, इन्फेक्शन, पेनिकुलाइटिस, पायोडाइमा, और इसके अंदर मेजर मैंने बता दिए आर्टीरियल, वीनस और न्यूरोपैथिक, बाकी आप लिख सकते हैं। वीनस अल्सर क्या होते हैं, मोस्ट कॉमनली जो है ना लेग के अंदर, ठीक है, मोस्ट कॉमन जो है ना वो वीनस अल्सर्स होते हैं। ये एक एमसीक्यूज़ है, तो ये आपका एक एमसीक्यूज़ है मोस्ट कॉमन। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि 72% जो है ना वो क्रोनिक वीनस अल्सर होते हैं। इसके अंदर जो वेन की वाल्व है ना वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, ये वेन है ना, सेफनस वेन हो गई टांग की, तो उनके जो वाल हैं जो कंट्रोल करके रखते हैं ब्लड को, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से टांग के ऊपर हाइपरटेंशन, टांग के अंदर ब्लड की जो है ना वो पूलिंग हो जाता है, स्टेसिस ऑफ दी ब्लड हो जाती है, और वहाँ से ब्लड निकल के सबकुटेनियस टिश्यू में चला जाता है, और वो अगर आप वहाँ पे हाथ लगाएंगे तो बड़ी गर्म होती है वो जगह। ठीक है, तो ये मैंने लाइव जो है ना वो एक पेशेंट को मैंने ट्रीट करवाया हुआ है, CMH से मैंने ट्रीट करवाया था। ठीक है, वहाँ पे कह रहा है, अब यहाँ पे थ्योरी है, फिब्रिन कफ थ्योरी है, वाइट सेल थ्योरी है। फिब्रिन में कह रहा है कि हमारे पास जो वीनस प्रेशर है ना, इसी के वीनस अल्सर के अंदर वो कह रहा है कि इंक्रीज इन पेशेंट विद वेरिकोज वेन, ऐसे पेशेंट को वेरिकोज वेन भी हो गए, उनके वाल्व खराब है तो उनके प्रेशर इंक्रीज होंगे जो कि कैपिलरीज को डैमेज करती हैं। जब कैपिलरीज डैमेज होंगी तो वो अपनी लेंथ और साइज और इन्फ्लेमेटरी चीज़ें ख़राब करेंगी, वहाँ पे पेरीवेस्कुलर फिब्रिन कफ जो है ना वो बन जाएगा। तो एक तरह का वहाँ पे एक कफ सा जो है ना वो बन जाता है, जो कि हमारे पास फिब्रिन टाइप 4 कोलेजन और फाइब्रिन नेक्टिन का होता है, जो कि एक्ट करता है एज अ बैरियर फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन लीडिंग टू अल्सर। तो वो जो कफ है वो इधर से टिश्यू तक जो है ना वो जाने ही नहीं देता कोई भी चीज़ न्यूट्रिशन, तो जिसकी वजह से वहाँ पे अल्सर बन जाएंगे। वाइट सेल में क्या कह रहा है कि सिक्वेटेशन अकर ड्यू टू वीनस हाइपरटेंशन, दीज बिकम एक्टिवेटेड। ठीक है, अब ये वो जब एक्टिव होंगे और वो वहाँ पे प्रोटियोलिटिक एंजाइम गएंगे, तो वाइट वाला कह रहा है कि वहाँ पे एंजाइम्स आते हैं जो इनिशिएट करते हैं अल्सर को। कफ वाला कह रहा था वहाँ पे कफ बन जाता है, बैंड बन जाता है, वो नहीं जाता। ये वाला कह रहा है, वाइट वाला कह रहा है कि हमारे पास वो प्रोटीलिटिक एंजाइम आ जाते हैं। एक मैक्रो मालिक्यूल थ्योरी है जो कि बहुत कम है, लेकिन इसके अंदर वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो है ना मैक्रो मालिक्यूल लीक होते हैं डर्मस से, जो कि हमारे पास वीनस हाइपरटेंशन और एंडोथेलियम इंजरी करवाती हैं और वो ट्रैप करते हैं ग्रोथ फैक्टर को, और बाकी वो सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर इरेगुलर शार्प होते हैं, कोई इतना पूछता नहीं है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या करनी है, कंप्रेशन जो है, डायग्नोसिस हमने वही करनी है जो डिप्लेक्स अल्ट्रासाउंडोग्राफी है वो कर लो, अल्ट्रासाउंड कर लो डिप्लेक्स वाला जो वीनस वेन के लिए होता है, उससे हमें पता चल जाएगा। डीप और परफोरेटिंग वेन जो है इंडिकेट कर लो, आपको पता चल जाएगा सारी की सारी। बाकी कंप्रेशन में हम जो है ना उसको ठीक कर दो, ट्रीट कर दो, हम ड्रेसिंग डिक्रीज़ करेंगे कंप्रेशन को। बाकी आर्टीरियल डिजीज़ ग्रेजुएटेड हो, बाकी है फार्मेकोथेरापी इतनी ज़्यादा हेल्प मिली है कि ये एमसीक्यू होता है फेंटोक्सीफाइलिन, ये है ना हमारे पास एक ड्रग, ये कभी कभार अफेक्टिव आ जाती है। बाकी स्किन ग्राफ्टिंग कर लो अल्सर के लिए, और सर्जरी कर दो, सुपरफिशियल सर्जरी और वीनस अल्सर में। बाकी आर्टीरियल अल्सर जो है ना ये दूसरी टाइप्स है उसकी। ठीक है, पहले हमने वीनस वाले कर लिए, इसके अंदर हमने ये और एक हमारे पास तीसरी थ्योरी कौन सी थी, मैक्रो मालिक्यूल वाली, वो तीन थ्योरी हमने यहाँ पे
जो जिसके इसके अंदर क्या कहते हैं कि वो कोई कफ बन जाता है जो न्यूट्रिएंट नहीं जाने देता, इसके अंदर प्रोटीलिटिक एंजाइम्स आ जाते हैं, इसके अंदर मैक्रोमॉलिक्यूल आ जाते हैं। बाकी हमारे पास जो वीन आर्टीरियल में आर्टीरियल ब्लड सप्लाई अब ख़राब हो गई है, तो लेग की आर्टरी कौन सी है? लेग की आर्टरी फेमरल आर्टरी है, और जो पोप्लिटियल आर्टरीज आ जाती हैं, रेडियल आर्टरीज आ जाती हैं, वो वहाँ पे जो कह रहा है कि हमारे पास आर्टीरियल अक्लूजन हो जाती है, किसी वजह से उन आर्टरीज़ की अक्लूजन होगी, वहाँ पे फिर हमारे पास क्या होगा, अल्सर बन जाएगा स्किन का, और वहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा, तो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ के अंदर वेस्कुलाइटिस हो सकता है। अमूमन टो, हील और बोनी प्रोमिनेंस जो है ना वो पंच्ड आउट लेन आपको बन जाती हैं, ठीक है, यूँ करके पंच्ड आउट, ठीक है। अच्छा, पेन होती है, इन्फेक्शन होता है। बाकी इसके अंदर वो कह रहा है हम क्या कहते हैं, सिलोसेटाजोल, ये फास्फोडाइएस्ट्रेज जो है ना इनहिबिटर है, ये हमारे पास रिड्यूस करता है पेन को। बाकी न्यूरोजेनिक में हमारे पास क्या है कि लेप्रेसी, अगर टीबी है, किसी को अल्कोहल पीता है, यूरीमिया है, तो इसके अंदर एनेस्थीसिया ऑफ द लोअर लिम्ब जो है ना वो हमारे पास उसको फील होता है। शराब पीती हैं तो इनके अंदर भी हमारे पास जो है ना वो अल्सर बहुत ज़्यादा। तो ये है आर्टीरियल वीनस और न्यूरो। आर्टीरियल में डी वेन थ्रोम्बोसिस, स्ट्रोक की हिस्ट्री होती है, ठीक है। गेट एरिया जो है ना वो मीडियल ज़्यादा होता है हमारे पास, मीडियल टू माइल्ड टू मॉडरेट है, बाकी इरेगुलर है, और ये डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड करानी। जबकि आर्टीरियल के अंदर हमने नेक्रोटाइजिंग एस्कार पंच आउट लियन, आपको यहाँ पे ये MCQ है आपका, ठीक है। यहाँ पे पंच आउट लियन मतलब यहाँ पे हमारे पास इरेगुलर बॉर्डर बनते हैं। और न्यूरोपैथिक में हमारे पास जो शुगर के मरीज़ उनके अंदर न्यूरोपैथी होगी, प्रेशर साइट्स होती हैं, पेनलेस होती हैं। शुगर वाले मरीज़ों को दर्द नहीं होती है अमूमन, ठीक है, न्यूरोपैथी उन्हें हो जाती है। बाकी डी क्यूबिटस अल्सर में भी बेड सोर जो है ना, इन्हें हम जो लंबे अरसे तक जो है ना प्रेशर जो एरिया पे होता है वहाँ पे अल्सर बन जाती है, जिसे डी क्यूबिटस अल्सर करती हैं, तो बेड सोर भी इसको हम कह देते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो क्या कहता है कि हमारे पास बेड और व्हील चेयर के ऊपर जो बैठे रहते हैं सारा सारा दिन, तो एनीमिया, कोमा के पेशेंट में माल न्यूट्रिशन हो जाती है, और बाकी वो इसी वजह से हम कहते हैं जगह तब्दील करते रहो मरीज़ की। यहाँ पे क्या है, स्टेजिंग ऑफ दी प्रेशर अल्सर, स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो प्रेशर अल्सर में 1 स्टेज में नॉन ब्लेजर एरिथीमा, सिर्फ स्किन सुरख होती है। स्टेज 2 में पार्शियल थिकनेस होती है, फुल थिकनेस हो सकती है, लॉस हो सकता है, पार्शियल थिकनेस लॉस, फुल थिकनेस लॉस। और अगर स्टेज 4 अल्सर की है, उसके अंदर एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दी टिश्यू भी इन्वॉल्व है, टेंडन भी इन्वॉल्व है, मसल भी इन्वॉल्व है। डायबिटिक हम निकाल लिया, उसके अंदर क्या होता है, अफेक्टेड कोलेजन फाइबर और मैक्रो डायबिटिक वाला हो गया। इसके अंदर ग्रेड 0 होता है, 1, 2, 3, 4 और 5 होता है। ग्रेड 0 में स्किन इंटैक्ट है, फुट इज़ एट रिस्क हो गया। 1 सुपरफिशियल अल्सर, 2 डीप टेंडन तक जाता है, 3 में हमारे पास अगर वहाँ पे पस आ गया, 4 में अगर वो काला हो गया, गैंग्रीन हो गया, और 5 में अगर पूरा फुट ही गैंग्रीन होगा और साइड वाला भी इफेक्ट हो रहा है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसने एक लिखा है चारकोट फुट। तो जो कह रहा है कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, इनकी एक तो सेंसरी चीज़ें टांग की ख़त्म हुई होती हैं, तो उन्हें पता नहीं चलता चोट कैसे लगी हुई है, तो वो अनरिपीटेडली एपिसोड ट्रॉमा की ना होती रहती हैं, उनका पाँव इधर उधर लगते रहते हैं। मोटर न्यूरोपैथी हो जाती है, जिसकी वजह से इंट्रिंसिक मसल वीकनेस है, और फुट जो है ना वो उसका जो वेट बेरिंग एरिया है वो बेसिकली यहाँ कम्प्लिकेट हो जाता है जिस ट्रॉमा, इसकी वजह से जो कन्वेक्स फुट है वो हमारे पास होता है, और वहाँ पे रॉकर्स बॉटम अपेयरेंस आपको नज़र आती है। नॉर्मली जो है ना ये हमारे पास होती है फिट की ये पोजीशन, लेकिन इनके अंदर रिपीटेटिव ट्रॉमा होता है और वो फुट नीचे की तरफ आ गया होता है, यहाँ से जहाँ से बेरिंग एरिया जो वेट बेरिंग एरिया है ना वो उनका बेसिकली जो है ना वो ख़राब आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये देखो कि ये चारकोट फुट है, ये नॉर्मल फुट है, इसका ये देख ले एंगल जो है ना वो सारे का सारा। मल्टीपल फ्रैक्चर्स आर अननोटिस, बहुत से फ्रैक्चर हो चुके हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। फिर इसे हम कहते हैं चारकोट हमारे न्यूरोपैथिक ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके अंदर क्या होता है, मोस्टली जिनको डायबिटीज़ होती है उनके अंदर होता है, तो वो कह रहा है कि हमारे पास मोर प्रोन टू डिवेल्प नॉन हीलिंग। इसके अंदर फिर जब बार बार रेपिटेटिव ट्रॉमा होगा, हड्डियाँ लगती रहेंगी उसकी, तो वहाँ पे अल्सर होने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने बस एक ट्रीटमेंट किया है, प्रेशर एक तो आपने ख़त्म करना है, इन्फेक्शन ठीक करो, एंटीबायोटिक दे दो, सर्जिकल डिप्राइडमेंट करो, और उसका जो शुगर है ना वो कंट्रोल रखो। तो शुगर कंट्रोल, तो उसके जो है ना वो ज़ख़म भी कंट्रोल, सारे उसको फिर सारी जो है ना वो हमारे पास आ जाया करेंगी, सेंसेशन भी, ठीक है। होपफुली इससे इतना आइडिया हो गया होगा कि अब आप अच्छे सा कर लें। जस्ट 1 मिनट यार, ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास नॉर्मलाइजेशन ऑफ द ग्लाइसीमिक कंट्रोल करो। शुगर ट्रॉपिकल अल्सर कुछ होते हैं जो कि हमारे पास गीली जगह पे जो काम करते हैं वहाँ पे होता है, ठीक है। बैक्टीरियाइड्स जो है ना वो जाके वहाँ पे स्लफिंग ऑफ फ्लोर हो गया, कॉफी हो गया। अरिथमेटिस इंड्योरियम, वो कह रहा है कि इसे हम कहते हैं बेजीन्स डिजीज़, जो पहले समझा जाता है ये टीबी की वजह से, जैसे स्किन की टीबी होती है, उनके अंदर हमारे पास अरिथमेटिस एंड्योरेटम होता है। लेकिन अब ये कह रहा है मिडिल एज में हमें इसका जो है ना एटियोलॉजी अभी तक नहीं पता। ओरिएंटल अल्सर, ये इसको क्यूटेनियस लिशमेनियासिस के केसेस में ना मुंह के ऊपर जो है ना वो आपको अमूमन ये मिल जाते हैं। वेस्कुलाइटिस हो गया, मैलिग्नेंसी हो गया। बाकी जनरल ट्रीटमेंट ऑफ नॉन हीलिंग अल्सर में क्या है, साइज़ और डेप्थ इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, अपीयरेंस देखते हैं, एडुकेट ऑक्सीजन दे के एडुकेट न्यूट्रिशन देते हैं, इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट करते हैं, रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी हम करते हैं, और हमारे पास एट दी एंड क्या आ जाता है जी, ये आ जाओ,
ठीक है। एट दी एंड हमारे पास वो कह रहे हैं इरिगेशन ऑफ दी वाउंड और प्रिवीजन ऑफ दी, वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर कर लेनी होती हैं। ठीक है, तो कंसीडरेशन ऑफ दी कंप्रेशन थेरेपी हमने करनी है और बाकी एंटीसेप्टिक और टॉपिकल सर्जरी होगा। बस दैट्स ऑल अबाउट। होपफुली इतना अब हो गया होगा कि आप मुझ बंदा नालायक की कुछ ना कुछ आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं कहता नहीं हूँ वैसे, पता नहीं आजकल क्यों मुझे ये चढ़ा हुआ है। मेरी है कि 100 के हम कंप्लीट करें, पता नहीं अब होते हैं कि नहीं होते, अल्लाह खैर करे। आप सबकी दुआओं से, अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र से इंशाल्लाह हम कर ही लेंगे किसी ना किसी दिन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।